हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूं। हम लोग 10th के फिजिक्स पार्ट में आज अगला चैप्टर पढ़ेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानव नेत्र के बारे में। सबसे पहले क्या जानेंगे? मानव नेत्र। देखिए, मानव नेत्र से सभी लोग परिचित हैं। ईश्वर ने हमें एक बहुत ही मूल्यवान चीज़ दी है, वो है हमारा नेत्र। ये देखिए, मानव नेत्र, और इसी के द्वारा हम इस अद्भुत संसार को देखते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी मानव नेत्र तथा ये रंग बिरंगा संसार ये रखा गया है। हम अपने चारों ओर अपने अनेक रंगों को देखने के लिए अपने आँखों का प्रयोग करते हैं। हम अपने आँख के द्वारा अपने पास की भी वस्तु को देख सकते हैं और दूर की भी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब ये हमारी जो आँख है ये प्रकाश के प्रति संवेदी है। अगर प्रकाश है तभी हमको दिखाई भी देगा, अगर प्रकाश नहीं है तो वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देंगी। एक चीज़ और भी हमको जानना है कि ये जो हमारा नेत्र है, ये हमारा नेत्र एक कैमरे की तरह कार्य करता है। जैसे कैमरा होता है कि उसमें प्रकाश गया और आपका फ़ोटो खिंच गया, उसी तरह से हमारा नेत्र भी होता है कि जो सामने वस्तु है उससे प्रकाश टकरा करके हमारे आँख के अंदर जाती है और उस वस्तु का हमारी आँख के अंदर उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। परंतु जो मस्तिष्क है वो उसको सीधा करके हमें दिखाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वास्तव में हमारी आँख की संरचना के अनुसार ही कैमरे को बनाया गया है। जैसे अभी हमने पहले बताया ना कि कैमरे की तरह हमारा आँख है, तो वास्तव में कैमरा कैसे बना? कैमरा जो है वो हमारी आँख के जो कार्यप्रणाली है उसको देख करके ही बना। एक कैमरा से जो हमारी आँख है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत अच्छी है। तो मानव नेत्र के बारे में हम ये थोड़ा सा जानें कि मानव नेत्र हमारा क्या है। सबसे प्रमुख हम लोगों को जो जानना है वो है क्या है? मानव नेत्र की संरचना। हमें जो सबसे प्रमुख चीज़ जानना है वो क्या जानना है? मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र में कई भाग होते हैं। सबसे पहले हम इसके फिगर के बारे में जानते हैं। देखिए, मानव नेत्र की संरचना ये आपको जानना है, और सबसे पहले हम इसको फिगर देखते हैं। इस फिगर के बारे में हम लोग देखते हैं, इसको जानेंगे। ये हमारा फिगर है, इसी फिगर के अनुसार ही हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए हम लोग क्या जानेंगे, इस मानव नेत्र के विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे। जो विभिन्न भाग हैं इसके वो कौन कौन से हैं, क्या हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दृढ़ पटल। सबसे पहले क्या देखा जाए? ये दृढ़ पटल। अब ये दृढ़ पटल क्या है, कहाँ है? आप देखिए, इस नेत्र के सबसे बाहर का जो भाग है यही दृढ़ पटल है। ये हमारे नेत्र का एक खोखला गोला होता है जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर के करीब होता है, और ये दृढ़ भी होता है और अपारदर्शी होता है। श्वेत परत से ये ढका हुआ होता है, और इसी जो अपारदर्शी ये परत है इसी को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। और ये क्या करता है? हमारी आँख की सुरक्षा करता है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। फिर हम लोग देखते हैं ये दूसरा पॉइंट है हम लोगों का, रक्तक पटल। क्या है? रक्तक पटल, जिसे हम कहते हैं कॉर्डॉइड। रक्तक पटल भी कहते हैं, इसको कॉर्डॉइड कहते हैं। ये जो दृढ़ पटल है, इसी दृढ़ पटल के अंदर एक श्वेत परत के भीतर पृष्ठ होती है। यह काले रंग की एक झिल्ली होती है, काले रंग की एक मेम्ब्रेन होती है, इसी को हम रक्तक पटल कहते हैं। ये काले रंग का क्या है, क्यों है? इसका कारण ये है कि यह प्रकाश को अवशोषित करती है।
काला रंग होने के कारण यह प्रकाश को अवशोषित करती है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकती है। ये रक्तक पटल का कार्य हो गया। नंबर 3 हम लोग देखते हैं। नंबर 3 ये है हम लोगों का कॉर्निया। कॉर्निया आप देखिए, ये बाहरी आँख का आवरण होता है। नेत्र गोलक के सामने का कुछ उभरा हुआ जो भाग होता है ये पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट है। जो ये बाहर का भाग है ये यहाँ तीर से दिखाया गया है। ये पूरा ये रक्तक पटल कह रहे हैं। इस भाग को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। नेत्र गोला का जो उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है इसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। इसे हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि प्रकाश जो है इसी कॉर्निया में प्रवेश करता है और कॉर्निया से प्रवेश करते हुए जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है उसको ये आँख के अंदर प्रकाश को लेके जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो है ये कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन इसी कॉर्निया के पृष्ठ पर ही, बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, ये है हमारा आइरिस। आइरिस क्या होती है? इस कॉर्निया के पीछे आप देखिए फिगर में, कॉर्निया के यहाँ पीछे तीर से दिखाया गया है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का परत होता है जिसे आइरिस कहते हैं। ये आइरिस बिल्कुल उसी तरह से कार्य करता है जैसे कैमरे में डायाफ्राम काम करता है। डायाफ्राम ये आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है और इसे परितारिका भी हम कहते हैं। आइरिस को जो है हम परितारिका भी कहते हैं और आँख का रंग जो है इसी आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। जैसे किसी का आँख भूरा है, किसी का काला है, किसी का कुछ रक्तक लेकर के है, तो ये परितारिका जो कहलाता है, जो ये आइरिस कहलाता है, आँख का रंग ये इसी पर निर्भर करता है। पांचवा पॉइंट देखिए, हम पांचवा पॉइंट देखेंगे क्या है, ये पुतली है ना। पुतली, इसे प्यूपिल भी कहते हैं। पुतली देखिए कहाँ है, जहाँ ये आइरिस है ऊपर भी बना हुआ है, नीचे भी बना हुआ है और आप देखिए बीच में एक भाग खाली दिखा रहा है, मतलब वो छिद्र है। तो आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। पुतली या नेत्र कहते हैं। पुतली नेत्र में जो है प्रकाश ये प्रवेश करता है और ये जो पुतली है हमारी, कितनी मात्रा में प्रकाश प्रवेश करेगा, ये पुतली इसका आकार निश्चित करता है कि प्रकाश कितना उसमें प्रवेश करेगा। और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको परितारिका या आइरिस इसको कंट्रोल करता है। आप देखिए कि जब चमकीला कोई चीज़ हम देखते हैं तो आइरिस सिकुड़कर छोटा हो जाता है। इसका मतलब आँख में हमारे कम प्रकाश प्रवेश कर सके। और जब प्रकाश मंद होता है तो आइरिस हमारी फैल जाती है। तो फैल जाती है इसका मतलब पुतली हमारी फैल गई, अधिक से अधिक प्रकाश इसमें प्रवेश करे। तो प्रकाश की मात्रा को ये कंट्रोल करता है। ये कौन सा भाग इसका कंट्रोल करता है? ये पुतली कंट्रोल करती है। फिर अगला हम देखते हैं नेत्र लेंस, जिसको हम लेंस भी कह सकते हैं। ये नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या है? आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक एवं मुलायम पदार्थ ये द्विउत्तल लेंस का बना होता है। ये क्या कहलाता है? नेत्र लेंस, आई लेंस इसको हम कहते हैं। यह अभिसारी प्रकृति का होता है। जब उत्तल लेंस आपको बताया गया, इसका मतलब इसका प्रकृति जो है ये अभिसारी होता है। लेंस के पिछले भाग की जो वक्रता होती है ये छोटी और अगले भाग की वक्रता ये कुछ बड़ी होती है। और लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है ये लगभग 1.44 होता है। लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1.44 होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, पक्षमाभी
मांसपेशियाँ, इसको हम सिलेरी पेशियाँ भी कहते हैं। ये देखिए तीर से ये दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये पूरा ये तीर से दिखाया गया है, इसे हम पक्षमाभ पेशियाँ कहते हैं। ये पक्षमाभ पेशियाँ क्या करती हैं, ये नेत्र लेंस जो है मांसपेशियों की सहायता से अपने ही स्थान पर टिका रहे, इसको यही पक्षमाभ पेशियाँ जो है ये इसी को रोके रहती हैं। जो मांसपेशियाँ नेत्र लेंस को रोके रहती हैं, टिकाती हैं, इन्हीं मांसपेशियों को हम क्या कहते हैं, पक्षमाभ पेशियाँ कहते हैं। इनकी सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक किया जाता है। मतलब जैसे अगर दूर की वस्तु को देखनी है तब भी वही लेंस काम करेगा, और नज़दीक के वस्तु को देखनी है तब भी वही लेंस कार्य करेगा। इसके लिए पक्षमाभ पेशियाँ, ये जो सिलेरी पेशियाँ हैं, ये आपके नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर देती हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये है रेटिना। ये रेटिना क्या है, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृढ़ नाड़ियाँ, ऑप्टिकल जो नर्व से बना एक पर्दा होता है, जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं, या इसको हम रेटिना कहते हैं। मतलब जहाँ पर जो हम प्रतिबिंब बनाते हैं, जो वस्तु का हम प्रतिबिंब आँख के भीतर बनाते हैं, वो कहाँ बनता है, इसी रेटिना पर बनता है, इसी दृष्टि पटल पर बनता है। इस पर्दे पर शंक्वाकार और दंडाकार दोनों प्रकार के प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जो क्रमशः प्रकाश के रंग और तीव्रता के लिए सेंसिटिव होते हैं। जो प्रकाश के रंग के लिए और तीव्रता के लिए, रंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये शंक्वाकार जो कोन शेप कोशिकाएं होती हैं, ये रंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। और जो दंडाकार रॉड शेप्ड होती हैं, रॉड शेप्ड, ये किसके लिए जिम्मेदार होती हैं, ये तीव्रता के लिए, इंटेंसिटी के लिए जिम्मेदार होती हैं। एक चीज़ आप जानिए कि मुर्गे के नेत्र की रेटिना में ये दंडाकार जो कोशिकाएं होती हैं, ये बहुत कम होती हैं। तो दंडाकार कोशिकाएं कम होने से प्रकाश की तीव्रता के लिए ये सुग्राही होती हैं। तो इसीलिए जो मुर्गे होते हैं, ये सूर्योदय होते ही जाग जाते हैं और सूर्यास्त होते ही सो जाते हैं, क्योंकि प्रकाश के प्रति जो सेंसिटिव कोशिकाएं हैं, ये इसमें कम है। अगला हम लोग जानेंगे जलीय एवं काचाभ द्रव, इसको हम एक्वेस या वेटेरियस हामर कहते हैं। ये क्या होता है, जलीय द्रव या काचाभ द्रव क्या होता है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य, जो कॉर्निया है आपका और नेत्र लेंस है, इसके मध्य एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। इस द्रव को हम जलीय द्रव कहते हैं। और इसी नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में जो पारदर्शक द्रव भरा होता है, इसको हम काचाभ द्रव कहते हैं। जलीय द्रव या काचाभ द्रव का जो अपवर्तनांक है, ये 1.33 के बराबर होता है। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच का जो भाग होता है, नेत्रोद कहलाता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का जो भाग होता है, ये नेत्रोद कहलाता है। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग, ये काचाभ कक्ष कहलाता है। अगला हम लोग जानेंगे, जैसे ये काचाभ द्रव हम लोग पढ़ चुके। काचाभ द्रव के बाद हम लोग थोड़ा सा, इसमें वो बहुत क्लियर नहीं दिखाया गया है, लेकिन आप जानिए कि वो पॉइंट्स यहाँ होते हैं, यहाँ ये पॉइंट्स होंगे। कौन कौन से हैं ये, पीत बिंदु अगला पॉइंट है। ये पीत बिंदु क्या होता है, रेटिना के केंद्र के पास ये पीले रंग का एक बिंदु होता है, इसे हम पीत बिंदु कहते हैं। प्रकाश के प्रति ये सबसे अधिक सेंसिटिव होता है और इसी बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। और यहीं पीत बिंदु
के ही पास में अंध बिंदु होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ ये मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। यह प्रकाश के प्रति बिल्कुल प्रभावहीन होता है, मतलब प्रकाश के प्रति इसकी सेंसिटिविटी बिल्कुल शून्य होती है। इससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब ये हमको दिखाई नहीं देता है। पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है और अंध बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये हमारा मानव नेत्र था और मानव नेत्र के बारे में ये कुछ हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारियाँ प्राप्त की। अब इसे यदि हम लिखना चाहें तो हम इसे लिख भी सकते हैं। देखिए, जिन बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया वहाँ नेत्र को देख करके चर्चा करना आवश्यक था, और यहाँ हम लोग यहाँ इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये हमारा दृष्टिपटल हुआ, ये रक्तक पटल हुआ, ये कॉर्निया हुआ, ये हमारा आइरिस हुआ। ये हमारे नेत्र के भाग हुए और इसे आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आगे आपको बताया गया कि ये देखिए, ये पुतली हुई जो कि आइरिस के मध्य थी, और पुतली के बाद ये आपका नेत्र लेंस के बाद इसे आप स्क्रीनशॉट ले करके या रोक करके ये आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और ये हमारे पक्षमाग पेशियाँ थीं ये, और ये आपका रेटिना था, और ये आपका जलीय और काचाभ द्रव था। और जो हमने पीत बिंदु और अंध बिंदु के बारे में कुछ आपको जानकारी दी, ये पीत बिंदु और अंध बिंदु था। ये पीत, थोड़ा सा आप साफ दिखाई दिया, ये पीत बिंदु और अंध बिंदु था। तो ये आपका मानव नेत्र की संरचना, ये मानव नेत्र की संरचना ये कंप्लीट होता है। अब हम ये देखेंगे कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। आइए देखते हैं कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए हम इसको जानेंगे कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ह्यूमन आई। हमारी आँख जो है ये किस तरह से इमेज को, किस तरह से प्रतिबिंब को बनाती है, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करें। तो सबसे प्रमुख है, इसके फिगर से हम इसको जानते हैं। ये फिगर होगा, देखिए इस फिगर को हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्या है कि यहाँ एक वस्तु है, ये देखिए एक वस्तु है। इस वस्तु से चलने वाला जो प्रकाश की किरण है सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है, हमारी कॉर्निया में प्रवेश करता है ना। ये आपका कॉर्निया दिखाया गया है। यहाँ कॉर्निया में सबसे पहले ये प्रकाश हमारा प्रवेश करता है, तथा यहाँ जो जलीय द्रव है इसमें ये अपवर्तित होता है, और अपवर्तित हो करके ये कहाँ पहुँचता है, ये देखिए डॉट से दिखाया गया है, ये हमारे रेटिना पर पहुँचता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक देखिए इस वस्तु का हमारे रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और जो ये प्रतिबिंब प्राप्त होता है ये प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा हमारी मस्तिष्क में पहुंचा दिया जाता है, जिससे मस्तिष्क जो है हमारा ये इस प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है। तो इस तरह से जो भी वस्तु हमारे सामने रखी हुई होती है उस वस्तु से चलने वाला प्रकाश ये हमारे कॉर्निया में आपतित होता है या कॉर्निया पर आपतित होता है। आपतित होकर के ये क्रमशः जलीय द्रव, नेत्र लेंस, काचाभ द्रव, इससे ये होता हुआ और लास्ट में ये रेटिना तक पहुंचता है। और रेटिना पर इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और जो संदेश प्रकाश तंत्रिकाएं हैं ये
इस उल्टे प्रतिबिंब को हमारे मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर हमें सीधा करके दिखाती हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ये जानेंगे कि हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या है। जैसे इसमें उत्तल लेंस लगा हुआ है, ये आपको बताया गया। अब ये जानिए कि जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी कितनी होती है। क्या है नेत्र लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। जैसे जो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लेंस लगा होता है, उस लेंस और नेत्र लेंस की बहुत बड़ी खासियत ये है उसमें, और इसमें सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि नेत्र लेंस ये अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर लेती है। कम या ज़्यादा इस तरह से कर लेती है कि जो भी प्रकाश ये कॉर्निया पर हमारे आ रहा है, आपतित हो रहा है, उसका प्रतिबिंब ये सदैव रेटिना पर बनाए। मतलब फोकस दूरी अपना कम या ज़्यादा करके, परिवर्तनशील फोकस दूरी इसकी होती है, कम या ज़्यादा कर लेती है, और हमेशा प्रतिबिंब क्या हो, ये रेटिना पर बने। लेकिन अन्य कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये एक ही जगह, एक ही पर्दे पर प्रतिबिंब हर वस्तु का नहीं बना सकती है। अलग अलग आपने पीछे के अध्याय में देखा होगा कि लेंस के सामने विभिन्न स्थितियों में वस्तुओं के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न थे। लेकिन आपने यहाँ क्या देखा कि जो नेत्र लेंस है, इस नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है ये क्या है, परिवर्तनशील है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी ये परिवर्तनशील होती है। अब ये परिवर्तनशील कैसे है, ये जो हमारी पक्षमाभ पेशियां हैं, ये पेशियां जो हैं ये हमारे नेत्र की फोकस दूरी को एडजस्ट करती हैं, और फोकस दूरी को एडजस्ट करने की यही जो क्षमता होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, मानव नेत्र की समंजन क्षमता। एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई क्या है, देखिए, मांसपेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अब ये जो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता है, जब मांसपेशियां हमारी शिथिल हो जाती हैं, तब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य ये दूरी निश्चित होती है, तथा अनंत दूरी और वस्तु के प्रतिबिंब ये रेटिना पर स्पष्ट रूप से फोकस होते हैं। और जब वस्तु को नेत्र के निकट लाते हैं तो रेटिना पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मांसपेशियां जो है ये नेत्र लेंस पर दबाव डाल करके उसकी वक्रता त्रिज्या को इस प्रकार समायोजित कर लेती हैं कि लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, और तब भी प्रतिबिंब रेटिना पर ही प्राप्त होता है। बस मांसपेशियों द्वारा वक्रता को घटाकर, नेत्र लेंस की वक्रता को घटाकर नेत्र की फोकस दूरी कम या ज़्यादा करने की जो क्षमता है, यही आपकी नेत्र की, मानव नेत्र के समंजन क्षमता है, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई है। अब इसमें दो चीज़ और हम लोग जान लेते हैं कि ये जो मानव नेत्र की समंजन क्षमता है, इससे हम कितनी दूर की वस्तु को देख सकते हैं और कितने नज़दीक की वस्तु को देख सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वस्तु मानव नेत्र की समंजन क्षमता को निम्न बिंदुओं द्वारा हम जान सकते हैं। नेत्र का दूर बिंदु, दूर बिंदु का मतलब कि हम अधिक से अधिक कितनी दूरी पर रखे वस्तु को देख सकते हैं। तो जहाँ से भी प्रकाश आ जाएगा, आप देखिए, आप सबसे दूर दूर की वस्तु देख रहे हैं, रात में आप टिमटिमाते हुए तारों को भी देखते हैं। इसका मतलब कि जहाँ से भी प्रकाश हमारी आँख तक आ सकता है, वो वहाँ तक की हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और नेत्र से अधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु को देखने की क्षमता, वो दूर बिंदु कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए ये कितना होता है, अनंत होता है। हम अनंत पे रखे किसी भी वस्तु को
देख सकते हैं। और इसी तरह से निकट बिंदु क्या होता है, ये आप देखिए, दूसरा है हमारा निकट बिंदु, नियर पॉइंट ऑफ आई। हम अपने आँख के लेंस को कुछ उन सेलेरी पेशियों द्वारा दबा करके उसके एक्यूमुलेशन पावर द्वारा हम लेंसों की क्षमता को या लेंसों के फोकस दूरी को कम करके निकट वस्तु को हम देख सकते हैं। निकट वस्तु को स्पष्ट रूप से हम देखने के लिए जो सबसे स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं वो दूरी होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। और इसी 25 सेंटीमीटर दूरी को हम क्या कहते हैं, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसे 25 सेंटीमीटर ये हमारी दूरी होती है और इसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। ये देखते हैं, ये आपका यहाँ है, देखिए जो ये न्यूनतम दूरी है हमारी, ये न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो दृष्टि विस्तार हुआ हमारा वो हम इनफाइनाइट दूर बिंदु से लेकर के और निकट बिंदु तक हम इसको कहते हैं हमारे दृष्टि का ये रेंज हो गया है ना, रेंज ऑफ विज़न, दृष्टि विस्तार का हुआ। तो दृष्टि विस्तार हमारा कितना हुआ, हम अनंत से ले करके, कहाँ से, इनफाइनाइट से ले करके और 25 सेंटीमीटर दूरी तक के वस्तु को एक स्वस्थ नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकती है। अब देखिए एक फिगर यहाँ बनाया गया है, ये स्पष्ट किया जा रहा है कि जैसे अनंत से ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, देखिए अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये कहाँ, रेटिना पर फोकस हो रही हैं। तो इसका मतलब अनंत की वस्तु को हम लोग रेटिना पर देख रहे हैं। और इसी तरह से देखिए अगर निकट की वस्तु को हम देखते हैं, ये आँख की समंजस क्षमता को बताया है, निकट की वस्तु ये 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर निकट स्थित वस्तु को भी हम रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंबित करते हैं। तो इस तरह से निकट बिंदु हमारा ये 25 सेंटीमीटर हुआ। अब आपको एक इंटरेस्टेड चीज़ और बता देते हैं, वो है कि दृष्टि के लिए, देखने के लिए हमें 2 नेत्रों की क्यों आवश्यकता है। अगर एक ही नेत्र होता तो क्या दिक्कत होती है ना, केवल एक ही क्यों नहीं, हम 2 नेत्र से क्यों देखते हैं, एक ही नेत्र हमारे लिए क्यों आवश्यक नहीं है, 2 नेत्रों की क्यों आवश्यकता है। तो देखिए एक नेत्र की अपेक्षा 2 नेत्र से हमारा जो दृष्टि क्षेत्र है, जो हमारा विज़न रेंज है, ये बढ़ जाता है। एक नेत्र से जो हमारा दृष्टि विस्तार है वो 150 अंश है, जबकि 2 नेत्र से ये 180 अंश हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा दृष्टि विस्तार हो गया और हम अपने सामने काफ़ी बड़े क्षेत्र को देख सकते हैं जब 180 अंश हो गया। और सबसे प्रमुख बात तो हमारी यही हुई कि 150 अंश के बजाय हमारा ये 180 अंश हो गया। तो ये स्पष्ट रूप से आप जानिए। अब हम आपको थोड़ा सा होमवर्क देते हैं, ये इस पर आप देखिए, ये है आपका होमवर्क। इसमें आपके ये 6 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आप अपनी कॉपी में होमवर्क में करेंगे, जो आपने पढ़ा है एक एक बिंदुओं पर आपने ध्यान दिया है और ये आप स्वयं करिए। नेत्र के भीतरी भाग की सुरक्षा नेत्र के किस भाग द्वारा होती है। सेकंड है, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को अवशोषित करता है तथा परावर्तन को रोकता है। तीसरा है, प्रकाश नेत्र के किस भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। और चौथा है, नेत्र में प्रकाश की सीमित मात्रा पहुंचाने में आइरिस और पुतली किस प्रकार सहायता करती हैं। पांचवा है, रेटिना में किस प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और छठा और अंतिम प्रश्न है आपका, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नेत्र के किस भाग की सहायता से घटाया या
बढ़ाया जा सकता है। तो ये आज आपका नेत्र के बारे में था, मानव नेत्र की संरचना और किस तरह से मानव नेत्र के आँख की समझने क्षमता होती है, और इन पर इन बिंदुओं को आपको लिखना है। धन्यवाद।